ओके। गुड इवनिंग टीम। सो आज का टॉपिक है एजोर डेवॉप्स बोर्ड्स। सो एक्चुअली में ये बोर्ड्स क्या होता है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि जब भी कोई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स करते हैं तो सॉफ्टवेयर को तो हम रेपोजिटरी में स्टोर कर लेते हैं, उसके कोड को ब्रांचिंग बना लेते हैं। बट लेकिन जो सॉफ्टवेयर के लिए जो रिक्वायरमेंट वगैरह होती है वो इस बोर्ड में डाली जाती है। तो बेसिकली रिक्वायरमेंट जो होता है एपिक, फीचर्स और स्टोरीज के फॉर्म में रखा जाता है। बाद में उसको फिर टास्क वगैरह बना के उसमें काम करते हैं, स्प्रिंट वगैरह बना के। तो इस प्रकार के जो बोर्ड्स है और भी होते हैं, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा जो पॉपुलर चलता है उसमें एजोर डेवॉप्स बोर्ड है और एक जीरा। ये जो दो ऐसे बोर्ड्स है जो ज्यादा पॉपुलर है और फेमस है। इसके अलावा और भी 10-12 है, लेकिन बट वो कोई कोई कंपनी उसको लेती है। जैसे कुछ बहुत ही फ्री टाइप के ओपन सोर्स होंगे और कंपनी छोटी है तो वो कुछ अलग बोर्ड भी यूज कर लेती है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि डेवॉप जो है ये है फ्री टोटल। लेकिन इसमें क्या होता है कि अगर आप बेसिक यूजर जो है ना, 5 यूजर का परमिशन फ्री रहता है। और जो स्टेक होल्डर्स यूजर्स होते, दो ही यूजर होते हैं, या तो बेसिक होते हैं या स्टेक होल्डर्स होते हैं। जब हम किसी यूजर को परमिशन देने के लिए ऐड करते हैं इस बोर्ड में, तो बेसिक यूजर 5 जो है हमारे लिए फ्री है। और स्टेक होल्डर्स हम कितने भी ऐड कर सकते हैं, 20, 30, 40, 50, 100 तक, उससे ज्यादा भी। लेकिन जो बेसिक यूजर होते हैं ना, उनको राइट्स, जब राइट्स देंगे हम, तो वो फिर जो है एपिक्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं या कोई दूसरा प्रकार का काम है वो सब कर सकते हैं, क्योंकि स्टेक होल्डर जो है ये सब काम नहीं कर पाएगा, टैग वगैरह ऐड करना, इस टाइप से। तो फिर अगर मान लो जैसे मैं अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग के समय तो मैं 5 बेसिक यूजर रखा था। उसमें से बाद में नए यूजर और आ गए, रिसोर्स यानी डेवलपर और ऐड हो गए, उनको भी ट्रेनिंग देना था। तो जो ट्रेनिंग ले चुके हैं उनका बेसिक वाला जो रोल है उसको हटा करके नए को देना पड़ा, ताकि वो लोग उसमें प्रैक्टिस कर सके। लेकिन बाद में जब मैं प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया और मेरे पास ज़्यादा डेवलपर थे, मतलब 10 रिसोर्स थे करीब, तो मुझे फिर 5 और बेसिक के लाइसेंस लेने पड़े। तो उनके चार्ज लगते हैं, हालांकि वो चार्ज आप मान के चलो कि 400 या 300 पर यूजर चार्ज होता है। अगर मान लो कि जैसे अपन 10 यूजर एक्स्ट्रा ले लिए, तो 5 + 10 कितना हो गया, 15 हो गया। तो 10 का आपको कम से कम 3000 के आसपास का मंथली बिल आ सकता है। और जैसे तुम यूजर को कम कर दिए तो अपने आप बिल भी जो है कम हो जाएगा। तो ये डेवॉप्स बोर्ड का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया कि डेवॉप्स बोर्ड क्या होता है। कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के समय जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको हम इस बोर्ड में डालते हैं। सारे जो डेवलपर्स है, टेस्टर्स है, फ्रंट एंड डेवलपर है, यूएक्स है, ये प्रोजेक्ट मैनेजर, बिजनेस एनालिस्ट, जितने भी मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं ना, ये भी डेवॉप्स बोर्ड पे ही काम करते हैं। और सारे स्टेटस वगैरह भी जो है ना इसी में चेक करते हैं। तो हम इसको अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे मैं अभी जो बता रहा था वही टॉपिक्स यहाँ पर मेन है। तो यहाँ पर देखो कि आपका एपिक है सबसे पहला। तो एपिक का मतलब क्या होता है, बिजनेस गोल, यानी कि एक कोई बहुत बड़ा मॉड्यूल बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे कि ईआरपी में अगर हम काम कर रहे हैं, तो जैसे सेल्स मॉड्यूल होता है, परचेस मॉड्यूल होता है, एचआर मॉड्यूल होता है, फिनांस मॉड्यूल होता है। तो ये मॉड्यूल्स को हम एपिक मान सकते हैं, यानी कि एक अच्छा गोल रहता है बड़ा। लेकिन इसको करने के लिए हमें बहुत सारे उसके अंदर फीचर्स ऐड करने पड़ते हैं। तो ये फीचर्स जब पूरे बनते हैं तब जा करके एपिक आपका कंप्लीट होता है। तो फीचर्स ज्यादा होते हैं, एपिक क्या होते हैं, कम होते हैं। किसी एक एप्लीकेशन, अगर वो बड़ा एप्लीकेशन भी है, तो एपिक ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकता है, 25 हो सकता है। बट फीचर्स जब उसमें ऐड करते तो फीचर्स जो है मल्टीपल हो सकते हैं। तो एक सिंगल एपिक में भी जो फीचर्स है बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो फीचर जो होता है उसको अंडरस्टैंड किया जाता है कि क्या फीचर्स है, हमको उसमें क्या काम करना है, जो टीम में बैठ कर डिस्कस करती है उस फीचर्स के ऊपर। ठीक है। और फीचर्स के बाद फिर बनता है हमारा पीबीआई। पीबीआई का पूरा नाम है प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम, और इसको जनरली जो है यूजर स्टोरी बोला जाता है। तो ये पीबीआई या यूजर स्टोरी इसको बोलते हैं, राइट। तो ये जो पीबीआई और यूजर स्टोरी है ये डेवलपर को असाइन करते हैं काम करने के लिए। तो डेवलपर इस स्टोरी को पिक करते हैं, उसमें जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें जो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, एसी, ये टेक्निकल डाटा इसके अंदर रहता है। तो इसके हिसाब से फिर वो क्या करते हैं, डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं।
ठीक है, तो फ्रंट एंड वाले डेवलपर्स हो गए, बैक एंड्स हो गए, टेस्टर्स हो गए, जितने भी टेक्निकल टीम्स के टीम टीम है, वो सब स्टोरी के ऊपर ही काम करना स्टार्ट करेंगे। और जब काम स्टार्ट करेंगे तो वो लोग क्या करते हैं, अपने टास्क बनाते हैं। तो जो टेस्टर्स है वो अपने टास्क बनाएगा, टेस्ट केस टेस्ट सिनेरियो राइट करने का एक टास्क होगा, फिर उसके बाद टेस्टिंग करने का टास्क होगा, बग रीटेस्टिंग का टास्क होगा। इस टाइप से वो अपने टास्क बनाएगा। डेवलपर जो है एपीआई डेवलपमेंट करने का टास्क बनाएगा, डाटाबेस का टास्क बनाएगा। तो ये अलग अलग टास्क बनाते हैं और जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाता है उसका स्टेटस चेंज करते जाते हैं। तो ये जो है एक प्रकार के वर्क आइटम्स होते हैं जो बोर्ड के अंदर कॉमन होते हैं। चार बस याद रखो कि जब भी डेवॉप्स बोर्ड में काम करोगे तो आप एपिक, फीचर, पीबीआई और टास्क, लेकिन ज्यादातर आप जब काम करते रहते हो तो आपको लास्ट के जो दो है, पीबीआई और टास्क, इनके ऊपर ही काम करना रहता है। एपिक और फीचर जो होता है ना, एक्चुअली बीए बना के रख देता है। तो फीचर्स के ऊपर स्टोरी भी वो बना देता है, लेकिन कभी कभी डेवलपर डिमांड करता है कि मुझे एक स्टोरी बना के दो, तो वो एक नया स्टोरी भी बना सकता है। लेकिन फीचर और एपिक जो है मैनेजमेंट और बीए के हाथ में रहता है, वो क्रिएट करते हैं इसको। लेकिन तो आप लोग को अंडरस्टैंड कर रहा थे कि भाई क्या एपिक्स है, क्या फीचर्स है, तो उसके हिसाब से स्टोरी भी समझाया जाता है। उसके बाद काम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में भी जो है इस प्रकार का हिरार्की दिया हुआ है कि एपिक जो होता है सबसे ऊपर होता है टॉप लेवल पे। एपिक के अंदर फीचर बनता है, फीचर के अंदर यूजर स्टोरी बनता है, यूजर स्टोरी के अंदर टास्क बनता है, और जो बग और इशू जो होते हैं ना वो भी यूजर यूजर स्टोरी के अंदर बनते हैं। यूजर स्टोरी के अंदर बग बनता है, राइट। और एक बग का टास्क भी बन सकता है अलग से। तो ये जो सीक्वेंस होती है ना, इसको याद रखना है। अब जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम इसको क्यों सीख रहे हैं या क्यों हमें जरूरी है, तो आप किसी भी एमएनसी कंपनी में जाते हो या काफी बड़ी कंपनी में जाते हो तो वहां पर आपको एक कल्चर मिलेगा काम करने का। और जो उस कंपनी में काम करने जाओगे तो वहां कोई बैठा हुआ नहीं रहता है जो आपको बैठ के ये सब चीजें समझाएगा कि एपिक क्या होता है, फीचर क्या होता है, कैसे टास्क बनाते। मतलब मैक्सिमम मेरे मुझे तो किसी ने नहीं सिखाया, खुद से मुझे सीखना पड़ा, और बड़ा दिक्कत हो जाता है कि वहां पर जितने भी 50-60 टीम मेंबर है सबको ये बहुत अच्छे से आता है और हम नए हो जाते हैं। तो एग्जैक्ट क्या होता है कि किसी एमएनसी कंपनी में जब कोई ज्वाइन करता है तो सब सीनियर रहते हैं, कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 8 साल। और दिक्कत क्या हो जाता है कि उसमें बाकी लोग भी दूसरी एमएनसी कंपनी से आते हैं। तो जैसे जब मैं काम कर रहा था कंपनी में तो वहां पर जो दूसरे मेरे कलीग्स थे, कोई ऑल स्क्रिप्ट से आया है, कोई विप्रो से आया, कोई टीसीएस से आया। तो ये अलग अलग कंपनी से लोग आते हैं तो वहां पर वो जानते हैं सब क्या होता है। तो वहां मैं जब पहली बार गया था एक लिमिटेड कंपनी से फर्स्ट टाइम, तो मुझे बड़ा दिक्कत आ गया था और ये बड़ी आसानी से समझ में नहीं आता कि कोई 5 मिनट में समझा देगा। तो ये थोड़ा दिक्कत है और लोग टाइम भी नहीं देते। तो मैं ये सेशन इसलिए रख रहा था कि ये सबसे ज्यादा फेमस बोर्ड है, तो एटलीस्ट इसको समझ जाओ, कभी भी फ्यूचर में आपको काम आएगा, इस पे काम करना पड़ेगा ही पड़ेगा अगर आप इस लाइन में और सीनियर होते जाओगे तो। अब एक एक पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले मैंने बताया एपिक। तो ये एपिक क्या चीज़ है? स्ट्रेटेजिक लेवल होता है, बहुत हाई लेवल। मतलब हाई लेवल जैसे मान लो कि एक बड़ा प्रोडक्ट बन रहा है, तो उसको प्रोडक्ट को अगर मैंने 10 भागों में डिवाइड कर दिया, 10 पार्ट्स बना दिया, तो वो मैं एपिक बना सकता हूँ कि ये 10 एपिक्स है। 10 एपिक्स मतलब 100% मेरा एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। तो उस जो 10 एपिक्स है, ये एपिक्स क्या रहता है एग्जैक्ट? ये रहता है लार्ज बिजनेस ऑब्जेक्टिव। यानी मेरा पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा पूरा एप्लीकेशन का, उसके हिसाब से मैं एपिक्स बना दूंगा, जो कि एक फाइनल बताएगा कि मेरा एप्लीकेशन कैसे बनने वाला है, कैसा होगा पूरा फाइनल होने के बाद। लॉन्ग टर्म स्कोप रहता है, यानी कि एपिक जो रहते हैं बहुत बड़े होते हैं। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर हम जो डेवलप करते हैं एमएनसी कंपनी के, वो उसका जो सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट साइकिल 3 साल, 4 साल तक, 5 साल तक भी लगातार चल सकता है। काफी लंबे होते हैं साइकिल्स इसके। और ये जो एपिक है ना पूरा डिफाइन हो जाते हैं। जैसे मान लो कि 3 साल का जो एपिक है पहले से तैयार हो जाता है। 3 साल के एपिक में मान लो 40 एपिक तैयार हो गए, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम 1 साल के अंदर कम से कम 10 एपिक को या 12 एपिक को पिक करेंगे, और उसके हिसाब से फिर फीचर क्रिएट करते हैं। तो एपिक मतलब एक बड़ा ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये समझ के रखो सॉफ्टवेयर का। जैसे कि मान लो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म अगर हम बना रहे हैं, तो डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म एक एपिक ही मान सकते हैं हम पूरा। हो सकता है कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के बाद बैंकिंग के और भी एपिक हो सकते हैं अलग अलग। ये एक एपिक भी हो सकता है अपने आप में। तो ये मल्टीपल फीचर को कंटेन करके रखता है। तो अब हम आगे देखते हैं कि फीचर क्या होता है। तो फीचर मतलब होता है कैपेबिलिटी लेवल में, जैसे ब्रेक एपिक इनटू मॉड्यूल्स।
तो एपिक तो बहुत बड़ा चीज हो गया। अब उस एपिक को भी ब्रेक करते हैं मॉड्यूल्स में, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हम बोल सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं फीचर्स, जो कि मतलब डिलीवरेबल फंक्शनैलिटी। डिलीवरेबल फंक्शनैलिटी का मतलब होता है कि जब हम अजाइल मेथोलॉजी में काम करते हैं ना, तो हम फीचर को डिलीवर करते हैं। तो सबसे पहले आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि जैसे स्प्रिंट वन हमारा चल रहा है, तो स्प्रिंट वन में कौन कौन से फीचर डिप्लॉयमेंट होने वाले। तो अगर मान लो हमने ये बैठ के डिसाइड कर लिया मीटिंग में कि हम एटलीस्ट 6 फीचर को डिप्लॉय करेंगे, तो हमारा टारगेट क्या होगा? 6 फीचर। तो मैनेजमेंट से जब भी मैनेजमेंट अगर क्वेश्चन करता है कि हमारे ये स्प्रिंट के रिलीज में क्या जाने वाला है, तो आपको हमेशा केवल फीचर बताना है। तो आप फीचर को केवल बताओगे कि ये फीचर हमारे इस रिलीज में जा रहा है। तो स्प्रिंट के रिलीज में फीचर जाते हैं हमेशा, ये याद रखना है। स्टोरीज वगैरह किसी भी सीनियर मैनेजमेंट को बात नहीं करना है। स्टोरीज डेवलपर्स के लिए होती है, अंडरस्टैंड करना और उसके देख करके डेवलपमेंट करने के लिए होती है। राइट, जैसे मान लो कि एक फीचर हो गया यूपीआई पेमेंट इंटीग्रेशन, तो ये एक फीचर हो गया। नेट बैंकिंग पेमेंट इंटीग्रेशन, ये दूसरा फीचर हो गया, है ना। तो इस प्रकार से क्रेडिट कार्ड पेमेंट इंटीग्रेशन, ये तीसरा फीचर हो गया। तो ये अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कितने फीचर हमारे नेक्स्ट रिलीज में जा रहे हैं। यानी कि स्प्रिंट होता है ना, जो 20 दिन का भी हो सकता है, 1 महीने का भी हो सकता है, और 1.5 महीने का भी हो सकता है, और 1 हफ्ते का भी हो सकता है। लेकिन ये डिसाइड ऊपर से सोल्यूशन आर्किटेक्ट और बीए करते हैं कि हमें स्प्रिंट का साइकिल कितने दिन का रखना है, और उसके उसमें हम ये फीचर को क्या करते हैं? डिलीवर करते हैं। ठीक है। इसके बाद जैसे हम देखते हैं पीबीआई। पीबीआई मतलब प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम। जैसे इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोरीज भी बोलते हैं। तो इस स्टोरीज के अंदर एक्चुअली में क्या है कि हमारा बहुत ही डिटेल में जो है ना, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया लिखा रहता है, डिस्क्रिप्शन भी लिखा रहता है। और इस ये जो इसमें लिखा हुआ चीज है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, उसके हिसाब से डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले उसका डाटा कौन पढ़ता है? यूएक्स डिजाइनर। यूएक्स डिजाइनर अंडरस्टैंड करता है स्टोरी को। स्टोरी में अंडरस्टैंड करने के बाद यूएक्स बनाता है। या तो फिग्मा में बनाएगा या एडोब एक्सडी में बनाएगा, और वो यूएक्स को बना करके उस स्टोरी में अटैच कर देता है, लिंक को अटैच कर देता है या स्क्रीनशॉट को अटैच कर देता है। यूआई डेवलपर क्या करता है कि उस फिग्मा को देख करके वो फ्रंट एंड बनाना चालू कर देता है। और एसी में जो लिखा हुआ है उसको देख करके डेवलपर जो है वो डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं। और उसी एसी को पढ़ करके जो टेस्टर्स होते हैं वो टेस्ट केस और टेस्ट सिनेरियो लिखना चालू करते हैं। यानी ये जो पीबीआई है, ये सबके लिए है। यूएक्स हो गया, यूआई हो गया, बैकएंड डेवलपर हो गया, डाटाबेस डेवलपर हो गया, एपीआई डेवलपर हो गया, है ना, या फिर आपका टेस्टर्स हो गए। तो ये सबका काम जो है केवल स्टोरी पे चलता है, और स्टोरी में बहुत डिटेल में डिटेल्स डिस्क्रिप्शन या एसी वगैरह को डाला जाता है। तो इसका फॉर्मेट क्या होता है? एज ए यूजर आई वांट सिक्योर पेमेंट सो दैट ट्रांजेक्शन आर सेफ। लेकिन इसके लिए बहुत सारा डिटेल डालना पड़ेगा ना, कि भाई कैसे सिक्योर करेंगे, सिक्योरिटी क्या होगी, इसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, उसका डाटा फ्लो क्या होगा, बहुत डिटेल्स होता है। तो वो मैं आगे और दिखाऊंगा जब मैं स्क्रीन शेयर करूंगा और ये सब समझाऊंगा, तो वहां तुमको दिखाई देगा इसका डिटेल्स कैसा दिखाई देता है। फिर इसके बाद आता है टास्क। ये जो टास्क होता है ना, ये डेवलपर लेवल पे होता है। डेवलपर और टेस्टर्स अपने हिसाब से बनाते हैं, और वो कुछ भी बना सकते हैं। अगर उनको लगता है कि मेरे को 2 टास्क बनाना है, 3 बनाना है, तो अपने हिसाब से टास्क बना सकते हैं। और जब उनका काम हो जाता है तो टास्क को कंप्लीट यानी कि डन भी कर सकते हैं। या ऐसा भी कर सकते हैं कि टेस्टर अपना एक टास्क बना दिया कि भाई मैं टेस्ट केस लिख रहा हूँ, दूसरा टास्क बना दिया कि मैं टेस्टिंग करूंगा, तीसरा टास्क बना दिया कि मैं बग को रिटेस्ट कर रहा हूँ। ऐसी डेवलपर्स में अगर फ्रंट एंड डेवलपर है तो वो अपने टास्क बना देंगे, यूएक्स वाले वो अपने टास्क बना देंगे। और फिर जब उनका काम स्टार्ट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वो अपने टास्क को डन मार्क कर देंगे, यानी कि स्टेटस उसका डन कर देंगे कि उनका टास्क जो है वो हो चुका है। तो स्क्रम वर्क फ्लो क्या होता है? तो स्क्रम, क्योंकि अपन जो देख रहे हैं ये एक्चुअली में स्क्रम प्रोसेस मार्केट में ज्यादा चलता है। तो जो डेवॉप्स बोर्ड है एजोर का, ये 2-3 फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। ये कानबान को सपोर्ट करता है, स्क्रम को करता है, और अजाइल को सपोर्ट करता है। तो जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करते तो वहां पर ड्रॉप डाउन में ऑप्शन आते। तो जनरली जो है मैं तो स्क्रम में ज़्यादा काम किया हूँ, मैं स्क्रम ही सेलेक्ट करता हूँ। हालांकि आप इसकी जगह अजाइल वगैरह भी सेलेक्ट कर लोगे तो कीवर्ड में डिफरेंस आएगा, बाकी ज़्यादा डिफरेंस स्क्रीन वगैरह पे नहीं आता है। तो जब स्क्रम वर्कफ्लो क्या होता है कि आपका जो कोई न्यू आइडिया है, बैकलॉग क्रिएटेड है,
तो आपके पास सबसे पहले आइडियाज आता है। ये आइडियाज किसको आता है जनरली? ये बीए का काम है, बिजनेस एनालिस्ट बोलते हैं। बिजनेस एनालिस्ट वो पोस्ट होती है जो कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, मार्केट को सर्वे करते हैं, सॉफ्टवेयर में क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, फिर स्टैंडर्ड का होना चाहिए, वो सारा डॉक्यूमेंटेशन करते, बार बार मीटिंग करते, और ये एक बार में फाइनल कर लेते कि भाई हमारा सॉफ्टवेयर ये बनने वाला है। ठीक है, तो उनके पास जो आइडियाज रहता है वो क्या करते हैं, बैकलॉग क्रिएट कर देते हैं। तो बैकलॉग में जैसे आप क्लिक करोगे तो वहां पर क्रिएट करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो उसमें क्रिएट करने के लिए सबसे पहले क्या क्रिएट करेंगे, टॉप लेवल पे एपिक। उसके बाद एपिक के बाद क्या करेंगे, फीचर्स। और फीचर्स के बाद क्या क्रिएट करेंगे, आपकी पीवीआई यानी कि स्टोरीज। राइट। और ये जो है बीए सब क्रिएट कर लेते हैं। और क्रिएट करने के बाद क्या काम करते हैं, अप्रूव। अप्रूव्ड का मतलब ये होता है कि उनके स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर आपका बोर्ड ऑफ मेंबर्स की जो मीटिंग्स होती है, वहां पर ये प्रेजेंट करते हैं कि भाई हम ये सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, इसमें ये फीचर्स होगा, हम पहले क्या बनाएंगे, बाद में क्या बनाएंगे। इस टाइप का पूरा जो अपना डाटा जो है ना दिखाते हैं, और दिखाने के बाद उसको अप्रूव कराते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग में पूरा डाला जाता है डाटा। और ये डाटा डालने में समय लगता है, इतना आसान नहीं होता और बहुत छोटा नहीं होता है, कई महीने भी लग सकते हैं। जब वो सॉफ्टवेयर का प्लानिंग अगर कंपनी की है तो डेवलपर वगैरह हायर तक नहीं होते उस समय तक। तो उस समय केवल ये चलते रहता है कि हमको क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, वो सब डिसाइड होते रहता है बीए की मीटिंग के दौरान। और उसके बाद जो प्रोडक्ट बैकलॉग लिखा जाता है पूरा। और कभी कभी तो इसको बनाने में 6 महीना और 1 साल भी लगता है, अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है। अगर चलो छोटा एप्लीकेशन है तो भी 1 महीना तो लगता है, अच्छे से बना करके लिखो पूरा, उसको रीचेकिंग करो सारा, ओके करो उसके लिए। ठीक है, और उसके बाद फिर अप्रूव्ड। अप्रूव्ड के लिए बहुत सारी मीटिंग्स वगैरह होती है, रिफाइंड किया जाता है। और अप्रूव्ड एक्चुअली में कौन करता है, प्रोडक्ट ओनर। तो जब भी कोई नया सॉफ्टवेयर बना जाता है तो प्रोडक्ट ओनर का मतलब यही नहीं होता कि कंपनी का ओनर। प्रोडक्ट ओनर का मतलब होता है कि एक कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं। तो एक को जिम्मेदारी दी जाती है बहुत सीनियर पर्सन को कि भाई आप ये प्रोडक्ट के ओनर हो, यानी इसके अंदर जो भी आपको अप्रूवल देना है, डिसीजन लेना है, वो सबसे मेन फाइनल डिसीजन इनका ही माना जाएगा। तो जब ये बैकलॉग तैयार हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट ओनर से उसका अप्रूवल ले लेंगे कि भाई आप अप्रूवल दे दो कि हम ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, इतने फीचर्स बनने वाले। तो वो सब चीज़ें अप्रूवल यहाँ से मिल जाता है। ठीक है। और इसी बीच में क्या होता है कि क्लियर रिक्वायरमेंट विद एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये ऑप्शन सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब अप्रूवल मिल रहा है तब तक उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो बैकलॉग में आ जाती है, स्टोरीज फीचर सब बन जाता है। और स्टोरीज के अंदर जो है एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया रहता है जिसके ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। तो उसके अंदर भी डाटा पूरा होना चाहिए। तो कभी कभी हो जाता है कि डेवलपर और सीनियर टेस्टर भी सजेशन देते हैं कि सर यहाँ पर ना मेरे को क्लाइंट साइड वैलिडेशन का डाटा नहीं दिख रहा है, तो आप दीजिए मुझे। या वो बोलेंगे कि सर यहाँ तो यूएक्स का लिंक ही नहीं ऐड हुआ है, उसके बिना मैं यूआई कैसे बनाऊंगा। तो कभी कभी कुछ चीजें रह जाती है तो ये बीए को बताना पड़ता है, बीए फिर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। तो ये जो है बैकलॉग आइटम जो है ये रेडी हो जाता है। तो किसके लिए रेडी हो जाता है, पुल इनटू ए स्प्रिंट, स्प्रिंट में पुल करने के लिए। तो बैकलॉग आइटम में काम नहीं करते, बैकलॉग आइटम में तो बैकलॉग आइटम एक प्रकार का कंटेनर समझ जाओ, जहां पर हमने बहुत सारे एपिक क्रिएट कर दिए, फीचर क्रिएट कर दिए, स्टोरी क्रिएट कर दिए, बहुत सारा अगले 3 साल का क्रिएट करके रख दिए। लेकिन अभी स्प्रिंट हमारा कितना है, 15 दिन का, 15 डेज का। तो 15 डेज के स्प्रिंट पे आप कितने फीचर को करोगे, उतने फीचर उतनी स्टोरी को स्प्रिंट वन में डाला जाता है। और फिर स्प्रिंट वन स्टार्ट हो जाता है। और स्प्रिंट वन जब खत्म होता है तब तक वो पूरा टेस्टिंग वगैरह होकर के अगले यूएट एनवायरमेंट तक पहुंच जाता है। और फिर स्प्रिंट टू चालू होता है, तो स्प्रिंट टू पे फिर हम वहां से उठाते हैं कि अब स्प्रिंट टू में कौन से फीचर हमको पिक करना है, स्टोरी पिक करना है। और उसके बाद फिर स्प्रिंट टू स्टार्ट होता है। तो ये फ्लो को थोड़ा सा याद रखो जो मैं बता रहा हूँ, आगे और बताऊंगा इसको भी। जो कमिटेड स्प्रिंट बैकलॉग, तो अब दो प्रकार का बैकलॉग बन रहा है ना। पहला बैकलॉग था क्या पिछले स्क्रीन में, वो था प्रोडक्ट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट बैकलॉग बहुत बड़ा होता है, जैसे मैं बता रहा हूँ बार बार, 3 साल का हो सकता है, 2 साल का हो सकता है, कभी कभी 5 साल का भी हो सकता है। वो प्रोडक्ट बैकलॉग है। स्प्रिंट बैकलॉग का मतलब होता है कि आप जो स्प्रिंट है 1 महीने का या 15 दिन का, जो भी ऊपर हायर लेवल से डिसाइड हो गया है, तो आप डिसाइड करते हो कि कौन कौन से फीचर और स्टोरी मेरे को इसमें डालना है।
और जैसे वो फीचर स्टोरी डाल देते हो और वो स्प्रिंट को ओपन करते हो, जैसे स्प्रिंट वन में आपने डाल दिया, तो स्प्रिंट वन को जब ओपन करते हो तो आपको वो लिस्ट मिल जाती है सारे स्टोरी की। तो उसको बोलते हैं हम स्प्रिंट बैकलॉग। तो स्प्रिंट बैकलॉग क्या होता है? छोटा होता है। ये स्प्रिंट का ड्यूरेशन जो होता है ना, उसके लिए बनाया जाता है। चाहे आपका 15 डे का अगर स्प्रिंट का ड्यूरेशन हो, चाहे 1 मंथ का हो, तो उसके हिसाब से स्टोरी इसमें डाली जाती है और इसमें ही काम होता है। तो सेलेक्टेड फॉर द करंट स्प्रिंट, तो करंट स्प्रिंट जो भी होगा, अगर स्टार्ट हो रहा है तो स्प्रिंट वन ही करंट होगा। अगर आधा डेवलपमेंट हो चुका है तो कुछ भी स्प्रिंट 20, 40, 60, कोई भी नंबर का आपका स्प्रिंट करंट हो सकता है। टीम हैज कमिटेड टू डिलीवर, तो जब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग होती है, वहां पर टीम ओके कर देती है कि यस सर, हम ये स्प्रिंट के अंदर जितना स्टोरी लिए हैं, अगर आपका 15 डे का स्प्रिंट है, 15 डे के पहले हम पूरा आपको पूरा बग वगैरह फिक्स करके कंप्लीट डन करके डिलीवर कर देंगे। वर्क एक्टिवली बीइंग डेवलप्ड, तो ये इसके अंदर जो है डेवलपमेंट हमारा स्टार्ट होता है। तो ये कमिटेड क्या है वो मैं बता दिया। इसके बाद होता है डन। डन का मतलब क्या होता है? कंप्लीटेड वर्क। तो कंप्लीटेड वर्क का मतलब यहाँ पर जो होता है ना, डन का मतलब डन ऑफ डन बोलते हैं। तो डन ऑफ डन क्या होता है कि जब आप कोई चीज को डेवलप कर रहे हैं, जैसे फ्रंट एंड बना रहे, फ्रंट एंड बना करके या फिर आपने एपीआई भी बना दी, डाटाबेस भी बना दिया, और आपने फ्रंट एंड से इंटीग्रेशन भी कर दिए, तो फ्रंट एंड वाला बोलेगा भाई मेरा काम हो गया डन। या बैक एंड वाला बोलेगा मैंने एपीआई वगैरह बना दी, फ्रंट एंड वाला उसको इंटीग्रेट कर रहा है तो मैंने डन कर दिया। डन की डेफिनेशन ये नहीं है, क्योंकि आप जब दोगे उसके बाद टेस्टर टेस्ट करेगा, उसमें क्या आ जाएगा? बग आ जाएगा। फिर आप बग को बैठ करके फिक्स करोगे। तो बग वगैरह भी जब पूरा खत्म हो जाएगा, कोई बग नहीं बचेगा, तो टेस्टर जा करके डन करेगा स्टोरी को। डेवलपर्स नहीं करेंगे, वो टेस्टर का राइट्स होता है या उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टोरी को डन करना, क्योंकि उसे पता है कि इसमें कोई अब बग नहीं है और जो थे वो फिक्स हो गए हैं, उसने रीटेस्ट कर लिया है, तो उसको डन बोलते हैं। तो यहाँ पर जब अजूर डेवॉप्स में काम करोगे, तो डन का मतलब हमेशा याद रखो कि जब तक आप जो काम किए हो, अगर फ्रंट एंड वाले ने अगर काम किया है, तो वो डन तब तक नहीं बोल सकता क्योंकि उसने अभी एपीआई इंटीग्रेट नहीं किया है। एपीआई इंटीग्रेट कर लिया तो टेस्टिंग में नहीं दिया, टेस्टिंग में दे दिया, बग अगर आ गया तो बग को बैठ के फिक्स करेंगे। तो ऐसे फ्रंट एंड बैक एंड सभी लोग तभी तब तक डन नहीं बोलेंगे जब तक टेस्टर डन मार्क नहीं करता है। राइट, तो डेवलपमेंट टेस्टिंग ये सब पूरा हो जाता है तो हम इसको क्या डन करते हैं। और एक बार डन हो गया तो फिर क्या हो जाता है? ये रेडी फॉर डेमो। तो हर स्प्रिंट के लास्ट में डेमो मीटिंग होती है, जहां पर दिखाया जाता है कि इस स्प्रिंट में हमने क्या क्या डन किया है, कैसे वो काम कर रहे हैं। रिमूव वाला एक स्टेटस होता है। रिमूव स्टेटस का मतलब ये होता है कि ड्रॉप फ्रॉम द स्कोप। कभी कभी कुछ ऐसे गलती से या एक्सीडेंटली कोई स्टोरी आ जाती है जो स्कोप के बाहर की होती है, और जब ये पता चल जाता है कि ये स्टोरी करना ही नहीं है, और बीए करता है एक्चुअली मेरे मुंह, कोई नहीं कर सकता, टेस्टर डेवलपर या कोई डेवलपमेंट टीम का काम नहीं है, लेकिन जो आपका बीए होता है ना, वो जब अप्रूवल ले लेता है कि नहीं वाकई में इसको जरूरत नहीं है, तो वो जा करके क्या करता है? रिमूव कर देता है उसको। नो लॉन्गर रिक्वायर्ड, कोई जरूरत नहीं है। या गलती से क्या हुआ कि डुप्लीकेट बन गया, पहले हो चुका है काम, लेकिन बाई मिस्टेक उसने क्या कर दिया? दोबारा बना दिया, तो डुप्लीकेट बना दिया, इनवैलिड बना दिया, या डी प्रायोरिटाइज बना दिया, तो ये सब कंडीशन में उसको रिमूव करना पड़ता है। तो नीचे देखो, इसका आइडियाज कैसा है कि पहले आइडिया आया तो रिफाइंड हुआ। रिफाइन का मतलब क्या है कि जब उसने आइडिया को किस में कन्वर्ट किया था? एपिक में और फीचर में। फिर क्या किया था? उसको अप्रूवल लिया था। तो यहाँ तक क्या हो गया? रिफाइंड हो गया। फिर स्प्रिंट कमिटमेंट। स्प्रिंट कमिटमेंट का मतलब ये है कि हाँ भाई, ये स्प्रिंट हमारा करंट स्प्रिंट है, इसमें मैं स्प्रिंट बैकलॉग आइटम ले लिया, यानी कि स्टोरी वगैरह को मैंने मूव कर लिया, और मैं कमिट कर रहा हूँ, इसको मैं डिलीवर करूंगा। और फिर डेवलपमेंट डन। तो अगर मान लो आपका डेवलपमेंट डन हो जाता है, टेस्टिंग डन हो जाता है, उसके बाद हम क्या करते? डिलीवर्ड करते, या तो डिलीवर्ड करते, राइट। और अगर किसी कारण से ये डाटा को हमें नहीं जरूरत है, तो ये डायरेक्ट क्या करते? हम इसको रिमूव कर देते, मतलब कुछ भी डेवलपमेंट वगैरह नहीं करते, वो डायरेक्ट रिमूव भी हो जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि पोर्टफोलियो बैकलॉग। तो पोर्टफोलियो बैकलॉग, मैं बताया ना, दो प्रकार के बैकलॉग होते हैं।
यहाँ पर एक पोर्टफोलियो बैकलॉग भी होता है और एक प्रोडक्ट बैकलॉग भी होता है। यहाँ पर एक दो वर्ड है। और अभी मैंने एक और बता दिया था, स्प्रिंट बैकलॉग। ठीक है, तो बस ये वर्ड्स को थोड़ा सा ध्यान रखना। पोर्टफोलियो बैकलॉग बहुत बड़ा हो सकता है। ये 3 साल 4 साल के लिए अगर बना रहे तो वो बड़ा भी हो सकता है पोर्टफोलियो बैकलॉग। ठीक है, तो इसके इसमें ज्यादातर एपिक और फीचर्स ही होते हैं। तो ये बहुत ही लार्ज इनिशिएटिव होता है एपिक और फीचर के फॉर्म में। राइट। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग होता है। लॉन्ग टर्म में ये कई क्वार्टर का हो सकता है, कई साल का हो सकता है। बड़ा बहुत बड़ा प्लान रहता है इसमें। स्ट्रेटेजिक विजिबिलिटी, यानी कि अगर कोई इस पूरे गोल को अगर एक नजर रखेगा तो उसको ये समझ में आ जाएगा कि भाई ये कंपनी क्या प्लान कर रही है अगले 10 साल तक। कंपनी 10 साल के प्लान को उतार लेती है डेवॉप बोर्ड पे, 10 ईयर्स, कभी कभी 15 ईयर का भी कर लेती है। अगर कंपनी बहुत ही क्वालिटी की कंपनी है, उसका विजन बहुत बड़ा है, तो वो 10 ईयर 12 ईयर्स का भी जो विजन है वो डेवॉप बोर्ड में डाल के रखती है। भाई ये मुझे पूरा फाइनल अचीव करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर इमेज दिख रहा है ना कि ये सब प्रोडक्ट बैकलॉग आते हैं। और नीचे वाला दिखा रहा है प्रोडक्ट बैकलॉग। अभी आगे मैं दिखाता हूँ कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या होता है। ये हो गया प्रोडक्ट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट बैकलॉग का मतलब ये है कि आपका जो पोर्टफोलियो बैकलॉग था, जो 10 साल का भी पूरा विजन हो सकता है कंपनी का, आप उसमें कुछ उठा के लाते हो। जैसे कि मान लो कि आप एक उसका पहला वाला ही पोर्शन उठा के लाए और आप बोले कि ये एक प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, क्योंकि कंपनी के पास तो एक प्रोडक्ट नहीं होता, कंपनी ने 10 प्रोडक्ट का पोर्टफोलियो बना के रखी है। तो आपने क्या किया, एक प्रोडक्ट के हिसाब से आपने वहां से ड्रैग एंड ड्रॉप कर लिया। क्या क्या कर लिया आप उसमें, आप कुछ फीचर्स ले लिए, पीवीआई यानी स्टोरीज वगैरह ले लिए कि हमको इतने पे काम करना है। सपोज आपने 100 स्टोरी ले ली या 200 स्टोरी ले ली कि हम इसमें काम करेंगे। तो वो जो 100 स्टोरी होता है ना, या 200 स्टोरी का कलेक्शन है, वो एक प्रोडक्ट बनता है। और कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट के प्लान होते हैं, बहुत सारी अलग अलग टीम, कई बार तो पैरेलल में भी प्रोडक्ट चलते रहते हैं कि टीम ए है कुछ और प्रोडक्ट में काम कर रही है, टीम बी जो है किसी और प्रोडक्ट में काम कर रही है। तो ये प्रोडक्ट समझ में आ गया। पोर्टफोलियो बैकलॉग से कुछ आइटम को उठा के लाते हैं। कुछ आइटम बोलने से 100 पीबीआई हो गई, 200 पीबीआई हो गई, या 500 पीबीआई को हम वहां से उठा के लेके आते हैं कि हम इसको डिलीवर करने वाले हैं। और उसका रोड मैप वगैरह तैयार करते कि कितने समय में होगा, कितनी स्प्रिंट लगेगी, 20 स्प्रिंट पे हो जाएगा या 40 स्प्रिंट लगेगा, स्प्रिंट का ड्यूरेशन क्या होगा। तो इस प्रकार से ये सारी चीजें जो है रोड मैप तैयार कर दी जाती है। और जितने एग्जीक्यूशन वगैरह होते हैं उसका अलाइनमेंट किया जाता है। ठीक है, ट्रांसलेट स्ट्रेटेजी टू एक्शनेबल यूजर स्टोरी है ना। तो यूजर स्टोरी एक्चुअली में एक्शनेबल ही होती है। मैं बताया ना कि यूजर स्टोरी के ऊपर ही काम करते हैं। क्या आपका टेस्टर होगा, फ्रंट एंड डेवलपर होगा, बैक एंड डेवलपर होगा, ये यूजर स्टोरी पे ही काम करेंगे। तो उसको फिर पूरा बहुत अच्छे से लिखा जाता है। उसमें दो पोर्शन होता है, एक होता है डिस्क्रिप्शन, पहला टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, और एसी यानी कि एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। इसको भर भर के लिखा जाता है ताकि उसमें से पूरी पिक्चर क्लियर हो जाए कि क्या डेवलप करना है। और जब तक ये समझ नहीं आएगा डेवलपर की कि डेवलप क्या करना है, टेस्टर को ये समझ नहीं आएगा कि मैं टेस्ट क्या करूंगा, तब तक कुछ बनेगा नहीं। तो वो सारा चीज स्टोरी के अंदर डाल दिया जाता है। इसका की डिफरेंस का भी एक स्क्रीन मैंने दिया हुआ है। जैसे लेवल देखेंगे तो पोर्टफोलियो बैकलॉग जो है स्ट्रेटेजिक है। स्ट्रेटेजिक क्यों है, तो बहुत लंबा विजन हो सकता है, 8 10 साल 15 साल का भी हो सकता है। प्रोडक्ट बैकलॉग जो है टैक्टिकल है, यानी कि इसको जो हम एक ऐसा लेते हैं जिसको एकदम अचीव करना है टारगेट को 1 साल के अंदर, 6 महीने के अंदर, छोटा रहा तो 3 महीने के अंदर। तो वो एक प्रोडक्ट बन जाता है एक्चुअली में, और वो हम पूरा फाइनल लाइव भी कर देते हैं उसको। तो यह टेक्टिकल होता है। आइटम्स जो रहते हैं, जैसे पोर्टफोलियो बैकलॉग मतलब एपिक और फीचर ही ज्यादा रहता है। क्योंकि आप अगर इतना लंबा प्रोग्राम अगर बना रहे हो, 5 साल का 10 साल का, तो आप इसमें स्टोरीज लिखने में तो हालत खराब हो जाएगी। एपिक फीचर में भी टाइम लगता है उसको, क्योंकि अप्रूवल भी लेना रहता है। लेकिन जो प्रोडक्ट बैकलॉग होता है उसमें यूजर स्टोरी और टास्क होते हैं। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में ज्यादातर क्या होती है, स्टोरीज को पिक कर ली जाती है। हॉरिजन में देखेंगे तो ये लॉन्ग टर्म विजन होता है। और प्रोडक्ट बैकलॉग जिसको बोलते हैं, ये स्प्रिंट लेवल का होता है। तो कई बार हम अ, एक स्प्रिंट का भी टारगेट ले सकते हैं और कभी कभी हम 20 स्प्रिंट का भी ले सकते हैं। ऑनर्स जो है लीडरशिप पीएमओ, यानी कि मान के चलो कि इसमें तो
डेवलपर्स वगैरह टेस्टर वगैरह कोई नहीं रहता इसमें। मतलब आपका जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो रहते हैं, डिलीवरी मैनेजर हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजर, टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजर, आर्किटेक्ट, बीए, प्रोडक्ट ओनर, इस टाइप के लोग इसमें शामिल होते हैं जब पोर्टफोलियो बैकलॉग बनाया जाता है। और प्रोडक्ट बैकलॉग जो रहता है इसके ऑनर प्रोडक्ट ओनर होता है। प्रोडक्ट ओनर के नीचे कौन काम करता है? बीए। और बीए यानी स्क्रम मैनेजर भी जिसको बोल सकते हैं। कई बार तो स्क्रम मैनेजर बीए दोनों एक ही होता है, और कई बार ऐसा होता है कि बीए अलग होता है, स्क्रम मैनेजर अलग होता है। और लेकिन ये प्रोडक्ट ओनर के नीचे काम करते हैं, और बाकी उसके नीचे फिर पूरे टीम आती है। फोकस जो रहता है पोर्टफोलियो बैकलॉग का बिजनेस आउटकम, कि आपका बिजनेस आउटकम क्या रहेगा। और प्रोडक्ट बैकलॉग में रहता है डिलीवरी एग्जीक्यूशन, कि आप क्या डिलीवर करने वाले हो। आपका कौन सा डेट भी फिक्स रहता है, इस डेट को आपका ये डिलीवरी होने वाला है। अगर स्प्रिंट लेवल पे काम कर रहे हो तो कई बार तो हर स्प्रिंट के आखिरी में डिलीवरी की जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि 3 4 5 स्प्रिंट हो जाएगी तब फर्स्ट डिलीवरी की जाती है। तो ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। पहले से ये डिफाइन कर देते सॉल्यूशन आर्किटेक्ट द्वारा कि हम डिलीवरी कैसे करने वाले। डिलीवरी का मतलब है डिप्लॉयमेंट कर देना, लाइव कर देना, पब्लिक को मिल जाता है यूज करने के, उसको बोलते हैं कि हमने डिलीवर कर दिया। अब यहाँ पर समझते हैं स्प्रिंट क्या होता है। तो यहाँ पर दो वर्ड दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है इटरेशन और एक दिखाई दे रहा है स्प्रिंट। दोनों एक ही चीज है। कभी कभी कोई लोग बोलचाल में इटरेशन बोलते हैं कि भाई तुम कौन से इटरेशन में काम कर रहे हो, इटरेशन का ड्यूरेशन क्या है। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछते समय वो इटरेशन वर्ड यूज कर देगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। और कई लोग इसको स्प्रिंट बोलेंगे कि आपका कितना स्प्रिंट चल रहा है, स्प्रिंट का ड्यूरेशन क्या है। इस टाइप से आपसे बात किया जाएगा। तो स्प्रिंट और इटरेशन दोनों एक ही चीज है, यूज में अलग अलग लोग कर लेते हैं इसका इस्तेमाल। राइट। तो जैसे मान लो टाइम बॉक्स साइकिल, ये क्या होता है कि जैसे 2 से 4 वीक, मतलब 2 वीक का मतलब क्या हो गया, आपका 15 डेज हो गया। 4 वीक मतलब आपका 1 मंथ हो गया। तो मैं बताया ना कि ज्यादातर जो स्प्रिंट का ड्यूरेशन या तो 2 वीक का होता है या 4 वीक का होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ हो सकता है अगर हायर लेवल से अगर डिसाइड किया जाए, लेकिन जो कॉमन चलता है मार्केट में सबसे ज्यादा वो 2 वीक का चलता है, और कहीं कहीं पर 1 वीक का चलता है। तो ये डिसाइड करने के लिए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट को बहुत सारी चीजें देखनी होती है। एक चीज तो ये देखनी पड़ती है कि भाई आप कोई डिलीवरी कर भी पाओगे कि नहीं। अगर मान लो मैंने 2 वीक का स्प्रिंट रख दिया, और 2 वीक जब खत्म होगा तो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई आपके स्प्रिंट का आउटकम क्या आया, आपने क्या डिलीवर कर दिया, क्या डिप्लॉयमेंट कर दिया। तो आप बोलोगे अरे सर स्टोरी जो फीचर चल रहा है वो तो कंप्लीट ही नहीं हुआ, इसका तो आधा ही हुआ है, आधा तो अगले स्प्रिंट पे करने वाले। तो फिर उस समय क्या हो जाएगा, डिलीवरी फिर स्प्रिंट स्प्रिंट पे मिलेगी नहीं। तो कई बार क्या होता है 4 वीक का रख देते हैं कि भाई आपका हर वीक में आपको फीचर कंप्लीट पूरा करना है, और उसको डिप्लॉय करना है पूरा बग वग फिक्सिंग करके। तो इस प्रकार के ये ड्यूरेशन का जो सेटिंग्स है ऊपर से सेट किया जाता है। डिलीवरी डिलीवर इंक्रीमेंटल वैल्यूज, यानी कि जैसे आपके स्प्रिंट बन चुके हैं, और स्प्रिंट को अगर कैलकुलेट किया जाए तो पता चल रहा है आपका 2 साल का डिलीवरी टाइम है आपका फाइनल प्रोडक्ट का। तो जब आप हर स्प्रिंट को सक्सेसफुल डिलीवर करते जाओगे, इसका मतलब है कि आप जो 2 ईयर का जो आपने एस्टिमेशन दिया है वो परफेक्ट है, और आप उसको अचीव कर लोगे। अगर आपका स्प्रिंट का डिलीवरी स्लो हो गया कोई भी इशू के कारण, तो फिर हमें डाउट होता है कि हमारा जो अचीवमेंट है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन अजाइल मेथोलॉजी में सबसे ज़्यादा सुविधा वही है, स्क्रम प्रोसेस यूज करते हैं। और स्क्रम प्रोसेस में स्क्रम मीटिंग बहुत सारी होती है। स्क्रम मतलब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो गई, रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग हो गई, एस्टिमेशन मीटिंग्स हो गई, है ना, डेली स्टैंड अप हो गया। ऐसे बहुत सारी मीटिंग्स होती है। और रेट्रोस्पेक्टिव में तो हम एनालाइज भी करते हैं पूरे टीम मेंबर के साथ बैठ के कि भाई पिछले स्प्रिंट में कोई ऐसी बुरी चीज चाहिए थी क्या जिसको रोक देना चाहिए, और क्या अच्छा चीज था जो आगे भी होते रहना चाहिए, है ना, क्या प्रोसेस हमें करना चाहिए, क्या सुधार करना चाहिए। तो ये डिस्कस होता है बकायदा, ताकि हम अपने जो अचीवमेंट करना है मेन गोल, मेरे 2 ईयर का प्रोडक्ट डिलीवरी का पूरा फाइनल कमिटमेंट है, तो वो 2 ईयर में ही करना है। तो उसके लिए हमें फिर इम्प्रूवमेंट भी करते रहना पड़ता है हमारे प्रोसेस को। फिर स्ट्रक्चर्ड एग्जीक्यूशन फ्लो। तो जो एग्जीक्यूशन फ्लो जो है ना वो काफी स्ट्रक्चर्ड वे में रहता है, स्टेप बाय स्टेप वो आ जाता है। जैसे कि स्प्रिंट प्लानिंग पहले होता है, फिर डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, फिर डेली स्टैंड अप चलते रहता है, फिर रिव्यू होते रहता है, और मतलब आपका जब ये हो जाता है लास्ट लास्ट वाला मीटिंग रहता है रेट्रोस्पेक्टिव, जहाँ जाके हम पिछले स्प्रिंट का एनालिसिस करते हैं कि उसमें क्या सही था, क्या गलत था, क्या चीज़ हमें आगे करना चाहिए। तो एजोर टर्म्स में इटरेशन पाथ,
इटरेशन पाथ का मतलब क्या होता है कि आप किस प्रकार से इंक्रीमेंटल आगे बढ़ते जा रहे हो अपने फाइनल गोल की तरफ। आपका जो असली टारगेट होता है आपका, वो गोल होता है, आपका फोकस उसी में होना चाहिए। ठीक है, तो आपका डिलीवरी हो गया, रैपिड फीडबैक हो गया, और इटरेटिव इम्प्रूवमेंट हो गया। तो फीडबैक अगर हम नहीं लेते रहेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि क्या गलत हो रहा है, कौन सी चीज़ ब्लॉक कर रही है, तो हम आगे इम्प्रूवमेंट कर नहीं पाएंगे। इटरेशन स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। इटरेशन स्ट्रक्चर में यहाँ पर क्यों ऐसा बोला जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट जब बनता है जिसमें 2 साल 5 साल की प्लानिंग होती है, तो उसमें इस टाइप से बनाया जाता है। जैसे स्ट्रक्चर देख रहे हो, पहले प्रोजेक्ट नेम है, फिर ईयर्स है, और ईयर्स के बाद जैसे स्प्रिंट 1, स्प्रिंट 2, स्प्रिंट 3। तो हो सकता है कि 2025 में भी कोई डेवलपमेंट हुआ होगा, तो अगर उसको एक्सपेंड करेंगे तो हमको वहां के स्प्रिंट दिखाई देंगे। तो इस प्रकार से इसको आर्किटेक्चर में बनाया जाता है, तो ये पता चल सके कि अभी करंट हम कहाँ काम कर रहे हैं। तो 2026 चल रहा है तो 2026 के स्प्रिंट पे काम कर रहे हैं, और स्प्रिंट के सामने करंट करके लिखा भी आता है कि करंट स्प्रिंट अभी क्या चल रहा है हमारा। राइट। तो ये जो है ऊपर से बीए या स्क्रम मैनेजर, ये हेल्प करते हैं पूरा ये स्ट्रक्चर बनाने के लिए। स्प्रिंट प्लानिंग। तो स्प्रिंट प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि सबसे पहला तो काम होता है हायर लेवल का सेलेक्ट बैकलॉग आइटम। यानी कि स्प्रिंट पहले बनाई जाती है, जैसे कि मैंने बनाया स्प्रिंट 1, और स्प्रिंट 1 पे मैंने डाल दिया स्टार्ट डेट और एंड डेट। राइट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, चूज करूंगा बैकलॉग आइटम। तो ये कहाँ से चूज करूंगा, ये चूज करूंगा मैं प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम से। कहाँ पर मूव करूंगा इसको, स्प्रिंट पे। तो मेरे को कितना काम करना है वो मैं इसमें मूव कर दूंगा। ब्रेक इनटू टास्क। तो हम क्या करेंगे, जो स्टोरी है उसके अंदर टास्क बनाने बोलेंगे सभी को। और असाइन टू टीम, उसके बाद टीम को असाइन करेंगे। तो ज्यादातर जो स्टोरी है वो बैकएंड टीम के नाम की जाती है, लेकिन उसके अंदर टास्क फ्रंट एंड टेस्टर सब लोग बनाते हैं। लेकिन ऑनरशिप जो रहती है बैकएंड टीम की, यानी कि बैकएंड डेवलपर होती है ना, उसकी ऑनरशिप होती है। तो ये असाइन कर दी जाती है। फिर इसके बाद आपका आता है डिफाइन कैपेसिटी। तो कैपेसिटी डिफाइन करनी पड़ती है। जैसे मान लो वर्किंग डे, तो सबसे पहले वहां जाते हैं, अगर देखते हैं कि ये 15 डे का स्प्रिंट है, तो 15 डे में कोई हॉलीडे तो नहीं पड़ रहा है। अगर मान लो हॉलीडे है, तो हम क्या करते हैं, जा करके उसको बता देते हैं कि भाई ये ऑफ है, ऑफ डे बोलते हैं उसको, यानी इसमें काम नहीं होगा। तो फिर हमको एग्जैक्ट दिखाई दे देता है 15 डे में या 2 दिन तो हॉलीडे हो गया, तो आपका वर्किंग डे क्या रहेगा। सैटरडे संडे भी आपका मान लो वीक ऑफ, मतलब वीक डे हो गया, तो आपने उसको भी ऑफ कर दिया, तो फिर आपको एग्जैक्ट दिखाई देगा कि मेरे पास 8 डे वर्किंग डे अवेलेबल है। फिर लीव्स, लीव्स और हॉलीडे डालते हैं। तो हॉलीडे तो मैं बता दिया। लीव्स का मतलब है कि स्प्रिंट प्लानिंग के समय ही बता देना पड़ता है कि सर मैं एक दिन के लिए लीव पे रहूंगा, किसी एक मैरिज को अटेंड करना है। आपको पहले से इन्फॉर्म कर देना पड़ता है। तो वो क्या करता है कि आपसे डेट पूछेगा, और उस डेट में आपके नाम के आगे उस डेट को लॉक कर देगा कि भाई ये दिन, ये उसका वर्किंग डे नहीं है। तो इस प्रकार के ये सारा चीज यहाँ डिसाइड हो जाता है, और पैरेलल कमिटमेंट्स हो जाते हैं कि फाइनल फाइनल कमिटमेंट ही हो जाता है फिर कि भाई आप ये जो ले लियो स्टोरी, हम इसको देंगे, करेंगे। और ये करना पड़ता है। अगर वो स्टोरी नहीं हुई और आप बोलेगा कोई बात नहीं अगले इसमें कर लेंगे, तो पूरा हायर लेवल तक वो मैसेज चला जाएगा, और जिस डेवलपर के नाम की स्टोरी नहीं हो पाई उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसको पनिशमेंट भी दे सकते हैं। लेकिन ये अच्छा चीज नहीं है अगर कोई स्टोरी जा रही है। अगर आपको लग रहा है कि स्टोरी नहीं हो सकती, तो इसी प्लानिंग मीटिंग के अंदर आप अपनी बात को रखो, और मतलब शो करो क्यों नहीं हो सकती है। लेकिन आप ऐसे ही बोल दोगे कि भाई इसलिए नहीं हो सकती है, ऐसा होता नहीं। वहां पर आर्किटेक्ट भी बैठा होता है, सीनियर है ना। तो जो आपका स्क्रम मैनेजर है उसको जब डाउट होगा तो आर्किटेक्ट को पूछेगा कि भाई ये डेवलपर मिलके बोल रहे कि इतनी स्टोरी है स्प्रिंट पे डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो फिर आर्किटेक्ट बोलेगा नहीं हो सकता, और फिर डायरेक्ट वो कन्वर्सेशन करेगा टेक्निकली। तो ये थोड़े से पॉइंट्स रहते हैं, तो मैं यहाँ बताते भी जा रहा हूँ। कानबान बोर्ड व्यू। अच्छा, दो प्रकार के व्यू होते हैं ना, तो एक कई लोग क्या करते हैं, कानबान बोर्ड व्यू को पसंद करते हैं। इसलिए पसंद करते हैं कि इसमें क्या होता है कि स्टेटस चेंज करने के लिए ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे मान लो कोई टू डू में स्पेस करते हैं, अब आप काम चालू कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उसको इन प्रोग्रेस करोगे। तो आपको कुछ नहीं करना, उस आइटम को पकड़ के
माउस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके इन प्रोग्रेस वाले कॉलम में जाके छोड़ देना है। और आपको ऐसा लग रहा है कि टेस्टिंग में देना है, तो फिर उसको पकड़ करके आपको टेस्टिंग वाले कॉलम में छोड़ देना है। और टेस्टर को क्या लगेगा कि हाँ मैं टेस्टिंग कर दिया, इसमें बग वगैरह नहीं है, वो उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके डन में कर देगा। तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप रहता है तो लोग इसको पसंद करते हैं, बट मैं पसंद नहीं करता हूँ पर्सनली। इसलिए पसंद नहीं करता हूँ कि कई बार अगर उस बोर्ड को सामने खोल के रखे हो, काम कर रहे हो, कभी गलती से आपका माउस हिल गया, बटन दबा रह गया और कोई स्टेटस अपने आप चेंज हो गया, टू डू में पड़ा हुआ था, पता चल रहा है कि डायरेक्ट डन में चला गया या टेस्टिंग में चला गया। अब टेस्टर जाके ढूंढ रहे हैं, वही टेस्टिंग में आ गया लेकिन यहाँ तो दिख नहीं रहा है। फिर काफी पता चलेगा तो ये तो हुआ ही नहीं, हुआ नहीं तो फिर टेस्टिंग में कैसे आ गया, हिस्ट्री जाके देखेंगे तो किसी डेवलपर से हुआ, डेवलपर बोलेगा अरे मेरे से गलती से हो गया, वापस उसको टू डू मिल जाएगा। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत आती है कि बहुत आसानी से स्टेटस चेंज होता है। ये मेरे को डाउटफुल डर लगता है। बहुत अच्छे से सीनियर लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, जिम्मेदारी से, बट लेकिन जो फ्रेशर्स लोग होते हैं ना, 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस वाले, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप स्प्रिंट वाला जो होता है ना व्यू, बैकलॉग व्यू बोलते हैं इसको, या कानबान बोर्ड भी हो गया, एक बैकलॉग व्यू होता है, उसमें काम करो, क्योंकि उसमें आपको स्टोरी को खोलना पड़ेगा, फिर स्टेटस में क्लिक करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन खुलेगा, तब आप स्टेटस सेलेक्ट करोगे। और उसमें भी मैं कंपलसरी करा देता हूँ कि नीचे एक लाइन का मैसेज डालो अगर स्टेटस चेंज कर रहे हो, फिर उसके बाद सेव का बटन दबाओ। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, लेकिन वो सेफ मेरे मुझे ज्यादा लगता है। फिर आपके ऊपर है, आपको जो चॉइस करना है आगे कर सकते हो। तो ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया, रियल टाइम स्टेटस चेंज हो जाता है, जस्ट आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो स्टेटस भी चेंज हो जाता है। इम्प्रूव्स ट्रांसपेरेंसी, सबको दिखाई देते रहता है कि स्टेटस कैसे कैसे चेंज हो रहा है, कौन कर रहा है। डेवलपर ने चेंज किया, टेस्टर को दिख जाएगा कि अरे मेरे पास आ गया, टेस्टिंग में डाल दिया, अब मेरे को टेस्ट करना पड़ेगा। तो फ्लो वगैरह जो है पूरा ये ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको। तो ये प्रोसेस इसमें कानवान पे भी बड़ी आसानी से ड्रैग एंड ड्रॉप से होता है। ये कानवान व्यू देख रहे हो ना, जब मैं बता रहा था कि जैसे टू डू में अगर मान लो कुछ रखा हुआ है, आप माउस से इसको पकड़ करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ लाके छोड़ दो, इसका मतलब क्या हो गया, वो इन प्रोग्रेस, यानी आप उसमें काम करना चालू कर दिए। ये समझ में आएगा इंडिकेटर से। और जब टेस्टिंग को देना है तो आप इसको वापस से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ छोड़ दो टेस्टिंग। और टेस्टिंग टेस्टर क्या करेगा, इसको डन कर देगा अगर उसमें कोई बग वगैरह नहीं है तो। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये फ्लो चलते रहता है और डन होते जाते हैं टास्क, टास्क और स्टोरी दोनों। अब हम देख लेते हैं स्प्रिंट डैशबोर्ड। तो स्प्रिंट डैशबोर्ड में कुछ चीजें होती है जो जरूरी होती है। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेंटर पे, वो होता है बर्न डाउन चार्ट। बर्न डाउन चार्ट का मतलब क्या होता है कि आपको जो काम असाइन कर दिए स्प्रिंट का, जैसे मान लो आपका 30 डे का स्प्रिंट है, तो 30 डे के स्प्रिंट में सारे डेवलपर के टास्क भी उन्होंने बना दिए, स्टोरी भी अपने नाम कर ली और काम करना चालू किए। तो आज का काम, जैसे मान लो 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 रिसोर्स है सब मिला के, और आज का 8 घंटे का काम अगर कंप्लीट हो गया और सब लोगों ने स्टेटस चेंज कर दिया अपने जो जो टास्क 8 घंटे के थे उनके, तो कल आकर के देखोगे तो आपका जो बर्न डाउन चार्ट है एकदम प्रॉपर स्मूथली नीचे आता रहेगा। लेकिन अगर कुछ 10 में से 5 डेवलपर तो काम कर दिए, 5 डेवलपर का काम नहीं हो पाया, वो बोल रहे कि हम इसको कल करेंगे, कल भी नहीं हो पाया, वो बोलेंगे परसों करेंगे, तो आपका बर्न डाउन चार्ट का जो ग्राफ है चेंज हो जाएगा। तो आइडियली एक्चुअली में ये ऐसा करके रहता है कि ये एकदम ऐसा सीधा आना चाहिए नीचे, लेकिन क्या होता है कि ये ऐसा आते आते ऊपर चले जाता है, फिर आता है, फिर और ऊपर चले जाता है। इसका मतलब है कि आपका डेवलपमेंट प्रोग्रेस बहुत ही बेकार चल रहा है। तुरंत जो हायर लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं, स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनकी नजर में आ जाएगा, वो केवल यही देखते हैं कि आपका ग्राफ स्मूथली नीचे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो कई बार तो डेवलपर काम तो करते हैं अच्छा, स्टेटस चेंज करना भूल जाते हैं। तो ये दोनों इसमें बहुत जरूरी होता है। ये बर्न डाउन चार्ट इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसको कंपनी के ओनर हो गए, प्रोडक्ट के ओनर हो गए ना, जितने क्लाइंट्स हो गए हमारे बाहर के, वो सब इसी को देखते रहते हैं कि भाई हम इतना पैसा देते जा रहे, सैलरी दे रहे सारे रिसोर्स को, तो हमारा काम डेली का डेली प्रॉपर कर रहे कि नहीं। अगर डेली करते जाओगे, डेली स्टेटस बदलोगे, तो एकदम ऐसा नीचे आएगा स्मूथ, और स्प्रिंट के आखिरी दिन में तो एकदम जीरो में टच हो जाएगा। वेलोसिटी ट्रैकिंग, वेलोसिटी ट्रैकिंग का मतलब होता है जिससे हायर लेवल के मैनेजमेंट इसको ट्रैक करते हैं कि हमारा जो पूरा एप्लीकेशन है वो प्रॉपर कैसे चल रहा है, और अभी तक जितना डेवलपमेंट हो गया है तो उससे वो अंदाज लगाते हैं कि फ्यूचर में कितना हो जाएगा उस टाइम तक, तय टाइम तक। ठीक है, प्रोग्रेस इनसाइट, तो ये भी देखा जाता है इसमें कि क्या बॉटल नेक्स्ट था,
है ना, टीम की परफॉर्मेंस क्या रही, ये सारा चीज भी इसी से निकल जाता है। तो खास करके तो कोई भी डेवलपर है उसके टोटल कितने बग है वो रिपोर्ट निकल जाती है तुरंत। जैसे फॉरेन किसी को एक को भेजना है तो सारे डेवलपर अप्रोच लगाते हैं, मेरे को भेजो मेरे को भेजो। तो फिर मैनेजर क्या करते हैं, बैठ के रिपोर्ट निकालते हैं, क्या रही है एक साल के अंदर देखना इस डेवलपर के नाम कितने बग आए थे, दूसरे डेवलपर के नाम कितने बग आए थे, और वहां से भी चेक कर लेते हैं। प्लस स्टोरी अगर आप टाइम पे डिलीवर कर रहे हो कि नहीं। अगर आप जैसे डिले कर रहे हो, आज का काम कल कर रहे हो, कल का परसों कर रहे हो, आपकी जो स्टोरी है वो ये स्प्रिंट से दूसरे स्प्रिंट जा रही है, ये आपको बोर्ड में नहीं पता चलेगा, कहाँ वो लोग लिख के रखते हैं। लेकिन ये सारा का सारा नोट डाउन होता है और कई बार बोर्ड पे भी मेंशन हो जाता है, नहीं तो अलग से उसको नोट डाउन करते हैं। और बोर्ड में तो खैर आपका रेड कलर का ग्राफ दिखाई देगा। अगर आप इस टाइप से काम कर रहे हैं ना तो आपका ग्राफ रेड हो जाएगा, और प्रॉपर काम कर रहे हैं ना तो ग्रीन कलर का रहेगा। तो ये सारे जो इंडिकेटर रहते हैं तो पूरी नजर रहती है ऊपर हायर लेवल के कि भाई टीम क्या काम कर रही, कैसे कर रही। तो डाटा ड्रिवन डिसीजंस इसमें लिए जाते हैं, जैसे स्कोप हो गया, कैपेसिटी हो गया, प्रायोरिटी हो गया, सब डिफाइन हो जाता है। तो प्रिडिक्टिबिलिटी एंड कंट्रोल्स होता है, हम ये बोल सकते हैं कि भाई आप कंट्रोल भी करके रख रहे हो जो आपका डेवलपमेंट चल रहा है, और प्रिडिक्ट भी कर पा रहे हैं कि हाँ भाई हम इस तारीख को फाइनल ये डिलीवरी हम आराम से दे देंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज आता है क्यूरी सिस्टम। अब बोर्ड में इतने सारे आइटम आ जाते हैं, 1,000 2,000 5,000 आइटम आ जाते हैं। बड़े वाले बड़े प्रोडक्ट जो होते हैं ना लंबे चलते रहते हैं सालों साल, उसमें तो ये 40,000 50,000 भी आइटम आ जाते हैं, टास्क की स्टोरी सब मिला के। लेकिन अगर मान लो कोई रिपोर्ट वगैरह देना रहता है, खास करके ज्यादातर काम जो रहता है या तो बीए करता है क्यूरी लगाने का, या फिर टेस्टर्स करते हैं। तो टेस्टर्स क्या करते हैं कि यहाँ पर वर्क आइटम टाइप लेते हैं कि भाई मेरे को रिपोर्ट बनानी है, तो वर्क आइटम लेंगे, क्या चाहिए, बग चाहिए। कैसे बग चाहिए, जो एक्टिव है। और जैसे वो रन क्यूरी करेंगे तो नीचे पूरी लिस्ट आ जाएगी, है ना, ये जो रिजल्ट है ना इसमें केवल रिजल्ट दिखता है। और एडिटर सेलेक्ट करोगे तो उसमें आप ये सब लिख सकते हो। यहाँ कंडीशन लगाने का दिया हुआ है, आप प्लस कर सकते हो जितना भी आपको ऐड करना है। और इसमें आप जो लिख रहा है ना एंड और नॉट इक्वल टू, ये सारी कंडीशन, तो यहाँ पर एंड और लगता है केवल, और ऑपरेटर्स यहाँ पर लगता है बीच में। जब ये ड्रॉप डाउन क्लिक करोगे ना तो वहां पर इक्वल, लेस देन, ग्रेटर देन, नॉट इक्वल, और नॉट इन, इस टाइप से बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो बहुत कठिन नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे एक दिन तो आ जाता है बहुत अच्छे से। और लेकिन इसमें एक और खास बात है कि आपका जो डाटा आ रहा है ना, यहाँ रिजल्ट जो आ रहा है, तो आप इसको चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, पाई चार्ट हो गया, बार चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, ताकि ये आप मैनेजमेंट को दिखा सके। तो रिपोर्टिंग ऐसे लिस्ट व्यू में ऐसा नहीं दिखाते, जनरली रिपोर्टिंग जो होती है ना ग्राफ में दिखाया जाता है, कोई भी प्रकार का ग्राफ हो सकता है, राइट। तो वो यहाँ से ऑटोमेटिकली बन जाता है, इसको सेव करके भी रख सकते हो आप किसी भी नाम से सेव कर सकते हो। और इसमें भी सेव दो प्रकार का होता है, एक तो होता है शेयर्ड। शेयर्ड का मतलब है कि आपने बनाया, आपने सेव कर दिया, वो बाकी डेवलपर लोग को भी दिखेगा, मैनेजर को भी दिखेगा, तो वो भी इसको ओपन करके रन कर सकता है या उसको एडिट भी कर सकता है। लेकिन आप इसको पर्सनल सेव कर सकते हो कि केवल आप ही देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता। तो ये दोनों रहता है, शेयर्ड भी रहता है और आप डायरेक्ट पर्सनल भी इसको सेव करके रख सकते हो। तो ये क्यूरी रहती है जो सेव रहती है, हर बार रन करेंगे तो रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट चेंज होते जाएगा डायनेमिकली, राइट, क्यूरी के हिसाब से। फिर इसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज होती है आइटम लिंकिंग। आइटम लिंकिंग को याद करना बहुत जरूरी है, तो लोग इसको ना गड़बड़ कर देते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड रिलेशन रहता है हमेशा, वो याद रखो। तो अभी सबसे पहला स्लाइड जो मैं दिखाया था उसमें मैंने बताया था कि सबसे टॉप पे रहेगा एपिक, और एपिक के अंदर आता है फीचर, और फीचर के अंदर आता है स्टोरी जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम, और प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम के अंदर आता है टास्क, और उसके अंदर टास्क के अंदर नहीं, प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर ही आता है आपका बग आता है। ठीक है, तो बग के अंदर भी टास्क बनाया जा सकता है, अगर बग फिक्सिंग का टास्क है तो बग के अंदर भी हम क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसको गड़बड़ नहीं करना है। तो ये जो मैं बताया ना ये सीक्वेंस में ही आपका पूरा काम होना चाहिए। तो ये आपका वर्क आइटम लिंकिंग बोलते हैं हम इसको, तो ये इस प्रकार से इसको सेट करना रहता है। ये जो टैग्स है, मैं देखा हूँ ज्यादातर जो नए सीख रहे होते हैं इसको यूज ही नहीं करते, उनको ये पता नहीं होता कि टैग्स हम डाले कैसे और
क्यों डाले? टैग्स एक्चुअली में क्या होता है कि जैसे टेस्टर कोई बग क्रिएट कर दिया या 4 बग बना दिया उसने 1 घंटे के अंदर, लेकिन 4 बग है तो वो केवल बग नहीं होता है। देखो बग, पहली बात तो वो किस एनवायरमेंट में उसने पकड़ा, स्मोक में पकड़ा, यूएट में पकड़ा, कि प्रोडक्शन में पकड़ा। तो फिर वो क्या करेगा, टैग डाल देगा स्मोक, यानी कि स्मोक में उसने बग को फाइंड आउट किया। फिर दूसरी बात है कि वो बग किस टाइप का था, यानी कि इम्प्लीमेंट इशू था डेवलपर से, फ्रंट एंड या बैक एंड से, और या फिर वो कोई डिप्लॉयमेंट इशू था। अगर एनवायरमेंट इशू था तो वहां पर एनवायरमेंट टैग डाल देगा। तो इस प्रकार के ना कम से कम बहुत सारे टैग बन जाते हैं, और एक बार, पहली बार तो टैग बनाना पड़ता है टाइप करके। अगली बार जैसे टाइप करने जाओगे तो ड्रॉप डाउन खुल जाता है, आपको केवल सेलेक्ट करना रहता है। अगर सेलेक्ट नहीं करोगे ना, थोड़ा स्पेलिंग चेंज कर दोगे, 2 टैग बन जाएगा। तो ये गलती कभी मत करना। टैग पहले से बना हुआ है तो उसको सेलेक्ट करना है, और अगर नहीं बना हुआ है तो क्रिएट कर देना है। फिर अगला डेवलपर या अगला टेस्टर जो है, फिर वो पहले से जो क्रिएट हो गया उसी को सेलेक्ट, मतलब उसी को चूज करेगा हमेशा। तो ये टैग डालने से इसका काम कहाँ आएगा? अभी जो पिछला स्क्रीन दिखाया था क्यूरी वाला, तो क्यूरी में आप जो आइटम टाइप करके जो बता रहे थे ना, वहां पर टैग ले लो और वो बता दो टैग इक्वल टू, और आगे लिख दो एनवायरमेंट। तो जैसे सर्च करोगे तो वो बग की लिस्ट आ जाएगी जो एनवायरमेंट टैग किया गया, बाकी बग हट जाएंगे अपने आप। अगर तुम ये वहां ले लेते हो कि भाई टैग जो है स्मोक, ये वाले बग दिखा दो पूरे, तो वो क्या करेगा, स्मोक में कितने बग आ गए उस एनवायरमेंट में, उसकी लिस्ट आ जाएगी। अगर कोई बग जो है रिग्रेशन है, यानी पहले फिक्स हो चुका था फिर से ओपन हो गया, तो रीओपन बोलते हैं। लेकिन अगर कोई टेस्टिंग हो चुकी थी और अचानक वो फंक्शनैलिटी बाद में किसी और काम के कारण बंद हो गई, तो उसको रिग्रेशन बोलते हैं। तो आपको टैग डालने पड़ते हैं कि भाई ये बग जो है आपका रिग्रेशन है, या ये जो बग है आपका रीओपन है। रीओपन बग अगर आ गया तो फिर तो हालत खराब कर देते हैं डेवलपर की। भाई क्या कर रहे हैं, एक बार बग आ गया उसको प्रॉपर फिक्स करो, और टेस्टर को सीधा डन ही करना चाहिए। अगर टेस्टर ने फिर से बग वापस उसके नाम कर दिया ना, तो उसको डायरेक्ट केबिन में बुला के पूछेंगे भाई कर क्या रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, तो उसको रीओपन बोलते हैं। अगर रीओपन हुआ तो टेस्टर धीरे से डाल देगा टैग। अगर उसको पूछा जाएगा ना पिछले 3 महीने में कितने बग रीओपन हुए, वो क्यूरी चला के बता देगा सर इतने बग है रीओपन हुए, या वो ग्राफ बता देगा पूरा कि सर इतने बग रीओपन हुए, इतने रिग्रेशन है, इतने एनवायरमेंट वाले, इतने इम्प्लीमेंटेशन के बग है। वो पूरा रिपोर्ट जनरेट कर सकता है क्यूरी से। तो ये जो टैग होता है ना, कस्टम फील्ड और टैग, ये हमें डालनी पड़ती है। तो इससे क्या हो जाता है, थोड़ा इजी होता है। और ये अपने हिसाब से नया भी बना सकते हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं बता रहा हूँ केवल एनवायरमेंट हो गया रीओपन हो गया सब। तुमको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा इस टाइप का बग है, मैं बना देता हूँ टैग इसका, मैं इसको ऐसा क्लासिफाइड कर दूंगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो खुद का भी हम बना सकते हैं अलग डिफरेंट। एक्सेस कंट्रोल को देख लेते हैं। एक्सेस कंट्रोल का मतलब क्या होता है कि जैसे मैंने बताया था कि इसमें स्टेक होल्डर्स, तो स्टेक होल्डर्स का मतलब होता है व्यू ओनली। तो आप स्टेक होल्डर कितने भी बना सकते हैं, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, क्लिक करके बस देख सकते हैं जा जाके, वो कहीं भी एडिट नहीं कर सकते, कुछ नया क्रिएट नहीं कर सकते। तो ये स्टेक होल्डर व्यू का परमिशन है। कंट्रीब्यूटर मतलब जो एडिट कर सकता है, जिसको बोलते हैं बेसिक रोल। बेसिक करके एक वहां दिया हुआ है, अगर बेसिक का अगर मैं किसी को राइट दे दिया ना, तो वो कोई स्टोरी में एडिट भी कर सकता है, टैग भी डाल सकता है किसी बग के अंदर, सारा काम कर सकता है। लेकिन अगर मैंने किसी को एडमिन बना दिया, तो वो पूरा काम कर सकता है भाई, वो तो प्रोजेक्ट बना देगा, पूरे एपिक बना देगा, नया फीचर बना देगा, है ना, डिलीट करना है किसी स्टोरी को, रिमूव करना है रिमूव भी कर देगा। तो ये रिमूव करना, ये सब पूरा एडमिन का राइट्स होता है। कंट्रीब्यूटर का केवल एडिट वगैरह करना रहता है। तो एडमिन राइट्स देना पड़ता है, कभी एक को देना पड़ता है, कभी 2-3 को देना पड़ता है। तो जनरली स्क्रम मैनेजर हो गए, बीए हो गए, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट हो गए, ये सब एडमिन में होते हैं। फिर आरबीएसई का तो मतलब ये हो गया कि आपकी कंपनी की एक्टिव डायरेक्टरी में आपका ईमेल आईडी है, और तब आपको इसमें ऐड किया जाता है कि आप इस टीम के हिस्से हो। कई बार क्या होता है कि एक कंपनी में कई प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं, और कई बार होता है कि एक रिसोर्स 2-3 में काम करता है, जैसे फ्रंट एंड डेवलपर है, तो हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट ए पे भी होगा, प्रोजेक्ट बी पे भी होगा, तो दोनों जगह उसके ईमेल को जोड़ दिया जाता है। तो उसको दोनों के स्टोरी देखने की परमिशन मिल जाती है, टास्क वगैरह क्रिएट करने की। लेकिन ये परमिशन वगैरह आरबीएससी के थ्रू होता है। ठीक है। गवर्नेंस एंड ऑडिटेबिलिटी, तो ये गवर्नेंस इसमें किया जाता है। तो गवर्नेंस के लिए हम बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी वगैरह सेट करके रखते हैं,
है ना, कंप्लायंस वगैरह को मेंटेन करते हैं। कंप्लायंस को मेंटेन करेंगे कि भाई किसको क्या राइट देना है नहीं देना है। और मैं ये डिसाइड कर लूंगा कि भाई अगर आपका काम हो गया डन, तो डन करने से पहले एक कमेंट डालो। अगर मान लो कि बग अगर कंप्लीट हो गया, फिक्स हो गया, तो आरसीए डालो, रूट कॉज एनालिसिस डालना कंपलसरी करा देता हूँ। और टेस्टर को बोलता हूँ, जब तक डेवलपर आरसीए नहीं डालता है, तो वो डन डन मार्क नहीं करेगा बिल्कुल। वो वेट करेगा, उसको बार बार पिंग करेगा कि भाई आरसीए डाल, इसको डन करना है करके। तो आरसीए डालने से सबसे बड़ा फायदा ये हो जाता है कि बाद में हम आरसीए मीटिंग लेते हैं महीने में एक बार, और ये देखते हैं कि लास्ट महीने में जो हाई लेवल के बग आए थे, क्रिटिकल बग आए थे, या यूएट और प्रोडक्शन तक चले गए थे, तो वो बग आए क्यों थे, उसका क्या रीजन था, और लर्निंग क्या मिली। अगर डेवलपर से कोई मिस्टेक हुआ, डेवलपर ने इम्पैक्ट एनालिसिस नहीं कर पाया, या डेवलपर ने कोई ठीक से लॉजिक नहीं लगा पाया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, तो फिर इसकी लर्निंग क्या मिली, तो वो लिखना पड़ता हुआ और वो बताना पड़ता है उस मीटिंग में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इंपॉर्टेंट क्या और डरावना रहता है, क्योंकि कंपनी के जो वाइस प्रेसिडेंट है या जो हेड होते हैं ना, वो इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करते हैं और वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए आरसीए मीटिंग होना चाहिए। बहुत डर का माहौल भी रहता है उसमें। तो ये एक्सेस कंट्रोल्स का मैंने यहाँ पर पूरा बताया। आगे देखते हैं मैं डेवऑप्स इंटीग्रेशन। तो डेवऑप्स इंटीग्रेशन, एजूर डेवऑप्स है तो मैं बताया था ना, इसमें रेपोजिटरी भी होती है, सीआई/सीडी पाइपलाइन भी बनती है। तो सेम वही ये बता रहा है कि इसमें क्या क्या चीज होता है। तो एक तो सीआई/सीडी पाइपलाइन हो गया, ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट होता है, डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट्स बोलते हैं इसको, ये ऑटोमेटिक हो जाता है। दूसरा कोड कमिट लिंक्ड टू वर्क आइटम। तो जब पीआर बनाते हैं ना, तो पीआर बनाते समय हम क्या करते हैं कि आइटम सेलेक्ट करते हैं, भाई ये पीआर बना रहे तो किस स्टोरी के अगेंस्ट में बना रहे हो। तो स्टोरी का आईडी जैसे डालते हैं तो अपने आप वो नीचे ड्रॉप डाउन में आ जाता है, उसको सेलेक्ट करते हैं। तो जैसे टास्क हो गया, स्टोरी हो गया, हम अटैच कर देते हैं पीआर में। पीआर जैसे अप्रूव होता है, कंप्लीट होता है, आपके टास्क स्टोरी अपने आप क्या हो जाता है, डन हो जाते हैं, स्टेटस ही चेंज हो जाता है अपने आप, आपको जाके जूम करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये भी इसमें यूज होता है। एंड टू एंड ट्रेसिबिलिटी इसमें हम देते हैं, है ना, मतलब जैसे कि रिक्वायरमेंट, डेवलपमेंट, बिल्ड, टेस्ट और डिप्लॉयमेंट। तो ये आपका पूरा जो है कंटिन्यूअस चलता रहता है। ऑपरेशनल विजिबिलिटी, जैसे मैं बोला था ना कि आपके जो रिलीजेस है, डिफेक्ट है, एनवायरमेंट्स है, ये सारा चीज जो है विजिबिलिटी बहुत ही क्लियर रहती है। और जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट्स होते हैं ना, वो विजिबिलिटी भी उनको करके रखते हैं, गवर्नेंस भी कंट्रोल करके रखते हैं, और उनको वो सारी चीज देखती भी रहती है कि हाँ ये सब प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। तो गवर्नेंस कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया था ना, पॉलिसीज लगाना, लिंकिंग करना, पीआर अप्रूव करना, बिल्ड वैलिडेट करना। तो ये सब चीजें हम हमारी आती गवर्नेंस में। तो ये सब सेटअप ज्यादातर डेवऑप्स इंजीनियर को होता है, तो डेवऑप्स इंजीनियर्स को सेट करके देता है, आपको इसमें काम करना होता है केवल। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। तो अच्छा, थोड़ा टाइम भी हो रहा है, तो एक दो स्लाइड बचा होगा मेरे ख्याल से, खत्म कर लेते। रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। तो रिपोर्टिंग जैसे मैं बताया कि आपका क्यूरी चला के भी आप रिपोर्टिंग बनाते हो, लेकिन इसमें एक जो मेरे को सबसे अच्छा लगता है वो डैशबोर्ड। ये डैशबोर्ड अगर मान लो मैं बना दूं ना, तो वो जो डायरेक्टर लेवल के लोग होते हैं, हायर मैनेजमेंट के लोग होते हैं, उनको इतना टाइम नहीं होता है कि वो अंदर जा जाके देखे कि भाई कौन क्या कर रहा है, ये डेवलपर है, इसके नाम पे कितने बग है, कितने स्टोरी है। वो केवल क्या करते हैं, डैशबोर्ड खोलते हैं। डैशबोर्ड में बहुत सारे ग्राफ रहते हैं, वहां पर पूरा दिख जाता है कि हमारा जो डेवलपमेंट चल रहा है वो स्मूथ चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ब्लॉकर आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, उसमें कितने बग्स ज्यादा ओपन हो रहे हैं कि कम ओपन हो रहे हैं, कितने बग ओपन है, कितने क्लोज हो चुके हैं। सब चीज वहां पर एक बोर्ड में दिखाई देती है। ये डैशबोर्ड उनको बनाने पड़ते हैं विजेट्स के द्वारा। बहुत सारे विजेट्स आते हैं, तो विजेट्स को ऐड करते 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 हम क्या करते हैं, एक डैशबोर्ड को पूरा डेकोरेट कर देते हैं। ट्रैक टीम परफॉर्मेंस, ये भी आपका डैशबोर्ड से हो जाता है। आइडेंटिफाई बॉटलनेक्स, ये भी आपको यहीं मिल जाएगा। ट्रेंड एनालिसिस भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। इसीलिए मैं डैशबोर्ड को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ कि आपकी सारी चीज़ें जो है एक जगह पे आपको देखने को मिलती है। इसमें कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, जैसे कि आपका कॉम्प्लेक्स बैकलॉग स्ट्रक्चर हो सकता है, पुअर स्प्रिंट प्लानिंग हो सकती है, अगर आपने प्रॉपर स्क्रम मैनेजर नहीं रखा है क्वालिफाइड, क्योंकि इसका जो है ना कोर्स होता है, तो स्क्रम का कोर्स होता है, अगर आप उसको पास कर लेते हो तो आप स्क्रम मैनेजर की पोस्ट में आ सकते हो। तो अगर कोई प्रोफेशनल, अगर बहुत अच्छा व्यक्ति है तो वो प्लानिंग कर पाएगा प्रॉपर, अदरवाइज तो वो प्लानिंग फेल होती है। अगर कोई नया व्यक्ति है, थोड़ा बहुत सीख लिया, तो वो चला नहीं पाएगा, स्मूथ नहीं कर पाएगा पूरे प्रोसेस को। अनक्लियर ऑनरशिप, ऑनरशिप ही अगर नहीं है, तो वो भी दिक्कत है कि कोई भी स्टोरी बना दे रहा है, कोई डेवलपर ही बैठ के बना दिया, दूसरा डेवलपर भी बना दिया, डुप्लीकेट हो गया।
तो ये सब चीजें भी नहीं होनी चाहिए। कौन स्टोरी बनाएगा, कौन क्या काम करेगा, सब चीज की ऑनरशिप, रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हम डिवाइड करके रखते हैं। तो मिस यूज ऑफ क्यूरीज, क्यूरीज का मिस यूज अगर मान लो कर रहे, मिस यूज का मतलब है कि रॉन्ग क्यूरी बना दिए और वो आपको ही मिसलीडिंग कर दी, रिपोर्ट ही गलत आ गया, और आप बोल रहे हैं कि नहीं सर ये रिपोर्ट है, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि एक्चुअल डाटा कुछ और है। तो क्यूरी किसी को बनाना नहीं आता है तो कई बार मिस्टेक हो जाता है। तो अनमैनेज्ड क्यूरी या फिर रॉन्ग क्यूरी हम बोल सकते हैं ना, वो अगर बन गए तो भी दिक्कत आ जाएगा। प्रोसेस इम्पैक्ट भी हो जाता है कई बार। मिटिगेशन फोकस, तो एक्चुअली में ये सारी चीजें जो होती है ना, चैलेंजेस होती है, और ये चैलेंजेस को पूरा करने के लिए हमें क्वालिफाइड स्क्रम मैनेजर रखना पड़ता है, जो पूरी प्रोसेस को मेंटेन करता है, डेवऑप्स बोर्ड को अप टू डेट करके रखता है, डेली स्टैंड अप मीटिंग लेता है प्रॉपर। तो एक एग्जांपल रियल वर्ल्ड का, जैसे बैंकिंग एप्लीकेशन अगर मान लो बनने जा रहा है, एक मिनट, बैंकिंग एप्लीकेशन हम बना रहे हैं जिसमें डोमेन कॉन्टेक्स्ट आपका बैंकिंग एप्लीकेशन हो गया, कि आपको ये तैयार करना है एंटरप्राइज लेवल पे। एपिक जैसे डिजिटल बैंकिंग एक एपिक हो गया। फंड ट्रांसफर का एक फीचर हो सकता है, और इसके अंदर पीवीआई हो सकती है, ट्रांसफर मनी। तो अगर मान लो कि आप फंड ट्रांसफर के अंदर की जितनी पीवीआई कंप्लीट कर देते हो, टेस्टिंग भी हो जाती है, डन भी हो जाती है, तो आप बोलते हैं कि ये फीचर मेरा रेडी डन हो गया, फिर आप सेकंड फीचर पे जा सकते हो। लेकिन आपको एक फीचर के अंदर की जितनी पीवीआई है इसको एक के बाद एक कंप्लीट करनी पड़ेगी। राइट, तो टास्क बनाना पड़ता है पीवीआई के अंदर। तो एपीआई का टास्क बन सकता है, यूआई का बन सकता है, टेस्टिंग का बन सकता है, यूएक्स का बन सकता है। तो जितने टास्क रहेंगे कौन बनाएगा, डेवलपर बनाएंगे या टेस्टर बनाते हैं, उनके हाथ में रहता है टास्क बनाना। थैंक यू टीम।